मेरे को अफ़सोस हो गया कि वो चला गया, मैं कैसे बताऊँ? कल अपन ने पढ़े थे सर्वर्स। एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन सर्वर क्या था? कि किसी भी ब्रांच में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, सारे ट्रांजैक्शन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर में अपडेट कौन करता है? कि किसी भी ब्रांच में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपडेट करने का काम किसका था? एप्लीकेशन सर्वर का। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या होता था बच्चों? जहाँ सेंट्रलाइज डेटाबेस, जहाँ बैंक का सारा डेटा रखा जाता है, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे वो एम्प्लॉय का हो, चाहे एफडी की रेट्स, लोन की इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। यहाँ जो डेटा है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। इसीलिए यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए एक बंदा है, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बट वो भी जो काम कर रहा है उसकी भी लॉग रखी जाएगी ताकि उसकी स्क्रूटनी करी जा सके। डेटाबेस सर्वर को कौन कौन से सर्वर्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? एप्लीकेशन सर्वर्स, एटीएम चैनल सर्वर्स एंड इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था एटीएम चैनल सर्वर। ये भी एटीएम अकाउंट होल्डर्स होते हैं, सबकी डिटेल्स एटीएम चैनल सर्वर। अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर कहीं बिजी है किसी काम में, तो एक पीडीएफ फाइल है, पॉजिटिव बैलेंस फाइल, डिटेल्स लिखी हुई कि उसके अकाउंट में क्या बैलेंस पड़ा है, वो बैलेंस फाइल आपकी एटीएम स्विच में आ जाती है। अब कस्टमर जो ट्रांजैक्शन करेगा वो एटीएम स्विच में ट्रांजैक्शन, जैसे ही सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर फ्री हुआ, तो क्या होगा, आपका एटीएम जो स्विच है वो उसको अपडेट कर देगा। इससे क्या हुआ, ना तो आपका कभी एटीएम का काम रुका और ना तो कभी आपका एटीएम का काम रुका और ना ही आपका सेंट्रल डेटाबेस हमेशा अपडेटेड रहेगा। देन नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था इसके बाद? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, उसको इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर भी बोला जा सकता है। क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर? यहाँ पे जो भी नेट बैंकिंग के अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी आईडी पासवर्ड की डिटेल्स प्लस कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर्ड। नेक्स्ट इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर आईडी है। नेट बैंकिंग के बैंक में वेबसाइट में आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। आईडी पासवर्ड को ये एप्लीकेशन सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा, जो चैनल सर्वर में डिटेल्स स्टोर है उनसे जाकर वो मैच करेगा कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही डाली है या गलत डाली है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? वेब सर्वर। सर्वर जितनी वेबसाइट है सब है, हर वेबसाइट में वेब सर्वर होना बहुत जरूरी काम में नहीं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन, जो यूजर चाहता है और जो यूजर रिक्वेस्ट करता है उसके बीच में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर क्या होता है? जितने भी एंटीवायरसेस होते हैं उस सर्वर इंक्लूडेड है। तो पहले स्कैनिंग होगी, कोई वायरस आएगा उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। यही पढ़ा था कल अपन ने पढ़ा था इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। सबसे पहले यूजर गया ब्राउजर पे उसने कहा कि मुझे इस बैंक की वेबसाइट ओपन। अब उस पे क्या हुआ कि रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर को
डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ऑथराइज्ड बंदा एक्सेस सर्वर ने बैंक की वेबसाइट आपको ओपन करके दिया और उसमें आपका आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आया। आपने आईडी पासवर्ड डाला, आईडी पासवर्ड आपका आईडी पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर लेकर जाएगा टू द वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर वो मैच करेगा टू द इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर से। अगर आईडी पासवर्ड मैच हो गया, चैनल सर्वर रिप्लाई करेगा टू द वेब सर्वर रिप्लाई करेगा टू द एप्लीकेशन रिप्लाई करेगा टू द वेब पेज और उस पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी एक्सेस हुई है या एक्नॉलेज। अगर कई बार क्या होता है आईडी पासवर्ड मैच नहीं करता, तो एक्सेस नॉट डिनाइड, इज नॉट ग्रांटेड का मैसेज आना शुरू हो। सच ट्राई आपके लिए अलाउ होते हैं, पर आप ट्राई कर देख सकते। फिर अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है तो आप एक्सेस ग्रांटेड मिल जाता है। ग्रांटेड मिलते ही आपको लिस्ट मिल जाती है कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी फीचर्स आप बैंक के ले सकते। अब आप क्या करेंगे, उनमें से कोई एक फैसिलिटी चूज, तो आपने तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर किसको दे देगा, टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर से वो चला जाएगा टू द इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर से जाएगा डेटाबेस सर्वर आपको रिक्वेस्ट ग्रांट कर देगा टू चैनल सर्वर। चैनल से वो जाएगी टू द एप्लीकेशन से जाएगी वेब सर्वर से आपके होम पेज पे वो चीज दिखने शुरू हो जाएगी वेब पेज। जनरली आपने कोई अगर एक सर्विस ले ली तो उसके बाद आप लॉग आउट हो जाते हो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, और आपको अगर सर्विस अवेल करनी है तो आपको दोबारा से लॉग इन करना ही। स्टेप्स अपन ने कल पढ़े थे, आप लोगों ने घर जाकर रीड करो बच्चों को, ये ऊपर से चल जाएंगी सारी चीजें। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। हाँ जी, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन आप कुछ खरीद रहे हो, तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन से कोई शॉपिंग की और मैंने नेट बैंकिंग का मोड चूज किया। तो मैंने पहले लॉग इन किया, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया, ऑप्शन सेलेक्ट किया कि उसको नेट बैंकिंग करनी है। तो क्या होता है, मर्चेंट की जो साइट होती है, वेबसाइट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बैंक की वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने कहा मुझे एसबीआई बैंक से पेमेंट करना है, तो एसबीआई की जो वेबसाइट है वो मेरी स्क्रीन पर खुल जाएगी। तो सर अपने आप को वहां लॉग इन करेगा और पेमेंट के लिए ऑथराइज करेगा कि हाँ मैं पेमेंट मैं ही कर रहा हूँ। जनरली जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक ओटीपी जनरेट होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड, या अपन वन टाइम पासवर्ड अपन लोग बोलते हैं। बट वैसे ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो उसका जो पासवर्ड जनरेट होगा, वो ओटीपी आप डालोगे तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और दोबारा से जो कस्टमर है वो मर्चेंट की वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर मैं अमेज़न से मैंने शॉपिंग की और अमेज़न को मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, नेट बैंकिंग, तो अमेज़न से डायरेक्टली मेरा कौन सा पेज खुल जाएगा, एसबीआई का। एसबीआई में मैंने आईडी पासवर्ड डाला, पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद दोबारा से मैं कौन से पेज पे चल जाऊंगी, अमेज़न के वेबसाइट वाले पेज पे, वेब पेज पे चली। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। ये डायग्राम है आपका, जैसे कि यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर गया, फिर वेब सर्वर पे गया, पेमेंट गेटवे पे गए, पेमेंट गेटवे जहां से वो पेमेंट करेगा, उसने रिक्वेस्ट किया कंफर्मेशन के लिए, बैंक का रिस्पॉन्ड आया और अर्जेंट के अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर हो गया। पेमेंट गेटवे का रिस्पॉन्ड आया और सर्वर का रिस्पॉन्ड आके पता चल गया कि उसके अकाउंट से इतना पैसा माइनस हो। इन केस स्टडी ऑफ आईटी डिप्लॉयमेंट इन बैंक, केस स्टडी, अच्छा ये रीड कर लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी है। अब आप बताओ उसको क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, बैंकिंग कंपनी को उसके पास बहुत सारे सर्वर्स होने चाहिए, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन। उसके पास उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, रेप्लिकेटेड होने चाहिए। रेप्लिकेटेड का मतलब उसकी डुप्लीकेट वर्जन, डुप्लीकेट कॉपी भी होना चाहिए। अगर एक जगह का डेटा लॉस्ट हो गया तो दूसरी जगह से वो रिकवर कर सकता है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन पढ़ना है, ये वाला सोल्यूशन रीड मत करना।
चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस या हाउ डज सीबीएस वर्क। कोर बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसकी अपन ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, स्टेप्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप्स हैं तो आपको क्या याद करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में याद करने। सीबीएस जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो बैंक की सारी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे कस्टमर की हो, चाहे स्टाफ की, वेंडर की, रेगुलेटर की, ऑडिटर की, सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी। जो बैंक में जाकर आप काम करते हो वो सारा काम आपका सॉफ्टवेयर कर रहा होगा। यहाँ पे पूरा फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, राइट फ्रॉम इनिशिएशन, शुरुआत से लेकर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आर्चिविंग। आर्चिविंग क्या होती है बच्चों? तो लेस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पेस होती है जिसको आप बहुत ज्यादा काम में नहीं लिखते। आर्चिविंग का मतलब लिख लो लेस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पेस, लेस्ट फ्रीक्वेंटली लेस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पेस। स्पेस को आप बहुत ज्यादा काम में नहीं लेते उसको आर्चिविंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा फ्लो हो रहा है, आपने शिफ्ट किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर स्टोरेज और फिर उसको आपने आर्चिव डाल दिया, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। कि बहुत सारे स्टेजेस हैं आपकी सीपीएस की। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का जो आईटी टीम होगी वो प्लान करेंगे कि हम लोगों को क्या बैंक में एक एसबीआई सॉफ्टवेयर, सीपीएस सॉफ्टवेयर लगा लेना चाहिए। कब तक हम मैनुअली काम करेंगे, तो हमारे बैंकिंग का काम मैनेज करने के लिए हम एक सीपीएस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। तो प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन सीपीएस शुड बी डन एज पर द स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक। स्ट्रैटेजिक मतलब टॉप लेवल, आप टॉप लेवल का क्या आपका एम है, क्या गोल है उसको, और आपका जो बिजनेस का जो गोल है उन सबको ध्यान में रखते हुए आप ये सोचते हो कि अब अपन को क्या करना चाहिए, सीबीएस का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना चाहिए। पर ये तो सोचा कब किसने, आईटी टीम ने। उसको अप्रूवल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी कंप्यूटराइज काम करते हो तो उसमें खर्चा बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ तो मेरा लैपटॉप का खर्चा, प्रोजेक्टर का खर्चा, कभी आए दिन ये खराब हो रहा है, कभी वो खराब हो रहा है, डेली की आपकी कॉस्ट कुछ ना कुछ लगती रहती है। ऐसे ही अगर बैंक भी अपना काम सीबीएस करवाना चाहता है तो उसका अप्रूवल बैंक को तो आईटी टीम है उसको अप्रूवल सीनियर मैनेजर से लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनमें खर्चा बहुत आता है। तो डिसीजन टू इम्प्लीमेंट सीबीएस हाई इन्वेस्टमेंट एंड रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग मतलब जो डेली बेसिस पे आपकी जो कॉस्ट लगती रहती है। इम्पैक्ट हाउ बैंकिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो इसलिए डिसीजन को अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपन को अपने बैंक में सीबीएस सॉफ्टवेयर को यूज में लेना चाहिए, हाँ या ना। अब उन्होंने अप्रूवल दे दिया, अब सिलेक्शन। सिलेक्शन का जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में बच्चों वॉशिंग मशीन लेने गई, वॉशिंग मशीन बेचने वाले एक वेंडर या मल्टीपल, मुझे उनमें से एक चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन से वेंडर से कौन सी वाली मशीन लेनी है। वही बात सीबीएस की है। अगर बैंक को सॉफ्टवेयर चाहिए अपने बैंकिंग के लिए तो मार्केट में हजारों तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। दो चार के नाम तो हमारी किताब में भी है जो हम पढ़ेंगे, इन्फोसिस, सॉरी फिनेकल, टेक्सक्यूब, दो चार नाम अपन को अपनी किताब में भी दे रखी है, वो अपन पढ़ेंगे इन सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक में। सीपीएस के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो आपको उनमें से चूज करना पड़ेगा। आप कौन, एसबीआई बैंक, आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन से सॉफ्टवेयर को लेना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पे मुझे काम करना चाहिए, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे वेंडर्स हैं जो सीपीएस दे रहे हैं, सबके अपने अलग डिफरेंशिएटर्स है, सबके अपने अलग कुछ यूनिक फीचर। तो बैंक राइट सोल्यूशन चूज करे जो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है, जो उसको मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है, वो वाला राइट सोल्यूशन क्या कर लेना चाहिए, आपको चूज कर लेना। चूज कर लिया, डिजाइन डेवलप। और पहले क्या होता था, आप इन हाउस डेवलपमेंट करते थे। बैंक यस चाहिए, ऑनलाइन कुछ भी करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, बैंक की आईटी टीम खुद को सॉफ्टवेयर बनाती थी, फिर बैंक को सॉफ्टवेयर पे काम करती। अब आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर मतलब परचेज, बाहर मार्केट में बना बनाया मिल रहा है, क्यों अपन मेहनत करें, बना बनाया मिल। आप चाहे खुद बनाओ चाहे बना बनाया लो, आपको क्या ध्यान रखना है कि उनपे प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए। मतलब कोई अनऑथराइज बंदा उनको एक्सेस ना कर सके। बैंक का मामला है, पैसों का मामला है, वहां फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो
तो चाहे आप डिजाइन करो, चाहे डेवलप करो, चाहे प्रोक्योर करो, सब चीजों में प्रॉपर कंट्रोल्स आपके जरूर लगे हुए होने चाहिए। टेस्टिंग बच्चों, चाहे मैंने खुद बनाया, चाहे मैं बाहर से खरीद के लाई, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जरूरी है या नहीं है? सारा का सारा डिपेंडेंसी बैंक की है सॉफ्टवेयर पे। यहाँ नॉर्मल टेस्टिंग नहीं, यहाँ एक्सटेंसिव और डिटेल, बहुत डेप्थ में एकदम टेस्टिंग करी जाती है कि अगर ए ने बी को पैसा दिया तो कहाँ से माइनस हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कितना माइनस कितना प्लस, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, और किसके अकाउंट में कितना बैलेंस शो हो रहा है। ये सब बहुत डिटेल एकदम थॉरली कस्टमर को देने से पहले, एक्चुअल यूज लेने से पहले टेस्टिंग आती है। सीबीएस लाइव हो उससे पहले बहुत ज्यादा टेस्टिंग टेस्टिंग आप अलग अलग फेजेस में करते हो। जब आप खरीद रहे हो तब भी आप टेस्ट करोगे, जब डेटा माइग्रेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपन कुछ भेज रहे हैं तो मैं टेस्टिंग करूंगी कि वो सही माइग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड टेस्टिंग से मुझे ये पता चल जाएगा कि सारे मॉड्यूल सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब लोग सही रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो, चाहे वो डिपॉजिट का हो, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो रेमिटेंस का हो, सब लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब आप बहुत डेप्थ में टेस्टिंग करोगे तब आपको पता चल। फिर टेस्टिंग कर ली, सब सही काम कर रहे हैं, अपन क्या कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जो प्री डिफाइंड प्लान था अपना, अकॉर्डिंग अपन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर उसको मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं है? हर प्रोग्राम को मेंटेनेंस की जरूरत है, उनके वर्जन चेंज होते रहते हैं, वो चेंज करो। कोई एरर आ गई उसको ठीक करो। अपन इतनी सारी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी जब एक्चुअली यूज में लेने जाते हैं किसी को, तब भी गलतियां आती हैं। तब जो गलतियां आ रही हैं उसको ठीक तुरंत करते चलो, तो उसे क्या कह देते हैं? मेंटेनेंस कह देते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट। बच्चों, जैसे पिनेकल है, पिनेकल सॉफ्टवेयर सपोज एसबीआई बैंक काम में ले रहा है, एसबीआई ने खुद ने तो ये पिनेकल नहीं बनाया, उसको खुद को नहीं आता, उसने क्या किया, इन्फोसिस कंपनी को बोला कि आप मुझे पिनेकल सॉफ्टवेयर बनाकर। अब इन्फोसिस कंपनी ने उसको बनाकर दिया, एसबीआई के बंदे को क्या आता है कि ये पेज खुल गया, यहाँ पे मुझे उसका अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे मुझे उसका नाम डालना है, और यहाँ पे मुझे ये वाला बटन दबाना है तो उसके अकाउंट में पैसा। तो फ्रंट आदमी होता है उसको सिर्फ इतना आता है कि उस स्क्रीन पे काम कैसे करना है, पर अगर उस स्क्रीन में कुछ भी गड़बड़ हो गई, आज ये बॉक्स यहाँ की जगह यहाँ निकल गया, तो उसको नहीं आता ठीक करना, उसको कोडिंग का काम नहीं आता, तो वो कोडिंग का काम कौन करेगा? इन्फोसिस। इन्फोसिस ये गारंटी देता है, इन्फोसिस की ये जिम्मेदारी है कि हम थ्रू आउट दी लाइफ टाइम, जब तक आप हमारा सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं तब तक हम आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। आप सपोर्ट के लिए एक लाइन लिख लो ताकि कभी भूलोगे नहीं। इन्फोसिस वाले इन्फोसिस वाले आईसीआईसीआई बैंक को सपोर्ट करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को सपोर्ट करेंगे ऑल द लाइफ टाइम। समझ में आ गया सपोर्ट। फिर अपडेशन, सीपीएस मॉड्यूल को आपको टाइम के साथ अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपडेट्स होते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस में अपडेट होते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है जीएसटी 5% लगाना है, कभी कहती है 8%, कभी कहती है 10%। ये सारे अपडेशंस कहाँ होते रहने चाहिए? आपके सीपीएस सॉफ्टवेयर में अपडेशंस होते रहने चाहिए। देन ऑडिट। अब ऑडिट ऑफ सीपीएस सॉफ्टवेयर के बच्चों ऑडिट करना जरूरी है या नहीं है? कई बैंक्स को तो गवर्नमेंट जैसे कहती है कंपलसरी होता है ऑडिट करना, वो तो हो गया एक्सटर्नल ऑडिट, गवर्नमेंट ने कहा कि साल में एक बार आपके बैंक की ऑडिट होना कंपलसरी। पर आप अपने सॉफ्टवेयर की, बैंक को पूरा काम वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, किसने किसको कितना लिया, किसने किससे कितना दिया, क्या माइनस क्या प्लस, कितने मेरे को लोन लेना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट देना, डिटेल्स है, किसी आदमी को नहीं पता, वो सब किसको पता है? उस सॉफ्टवेयर को पता है। सपोज वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, कोई बैलेंस आया 1234, उसने उसकी जगह सेव क्या कर दिया 123। सपोज मेरा सॉफ्टवेयर गलत चल रहा था, गलत में क्या चल रहा था, वो 1 रुपए माइनस कर रहा था। अब ये 1 रुपए वैसे तो आप लोगों को लग रहा है कितना छोटा सा अमाउंट है,
पर बच्चे ये एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट है। बैंक में एक दिन में ऐसे हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बैंक की पता नहीं कितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो सब ब्रांचेस मिला के एक के अंदर लाखों ट्रांजैक्शन, लाखों कस्टमर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर आप एसबीआई बैंक की बात करो तो उसमें तो इतने कस्टमर्स, इतनी ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया और इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अगर एक एक रुपए वो कर रहा है माइनस, तो यहाँ पे गलती बहुत बड़ी है, छोटी सी गलती नहीं है। डेली का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है या फायदा, या कोई बंदे के अकाउंट में लाखों रुपए से माइनस की छोटी सी गलती पकड़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ मैं निर्भर उस सॉफ्टवेयर पे करती हूँ, तो ये बैंक की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट कंपलसरी करे या नहीं करे। अपन को अपने सॉफ्टवेयर की टाइम टू टाइम क्या कराते रहने चाहिए, ऑडिट। तो जैसे एसबीआई बैंक है, वो खुद पैसा खर्च कर कर ऑडिटर को बोलेगा हर एक महीने से कि आप मेरे सॉफ्टवेयर की ऑडिट करके दो। अगर गलती हुई तो अभी पकड़ लेंगे, अपन अभी ठीक कर देंगे। अगर मैं साल भर बाद उस गलती को पकड़ूंगी तो मेरा नुकसान बहुत सारा हो जाए। तो ऑडिट जो है वो इंटरनली भी होनी चाहिए और एक्सटर्नली भी होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो सही लग रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर। ये सारे स्टेप्स हैं कि सीबीएस कैसे काम करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लान कि हमें सीबीएस इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करना है तो एज पर द स्ट्रैटेजिक और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो बहुत पैसा खर्च होता है, डेली का काम आपका इफेक्ट होएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, सिलेक्शन। अब अप्रूव तो कर दिया, पर इतने सारे वेंडर्स हैं, हम कौन सा वेंडर चूज करें जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। सब वेंडर्स की अपनी अलग फीचर्स, अलग क्वालिटीज, अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मुझे कौन सा चूज करना। फिर डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर, या तो खुद बनाओ या बाहर से खरीदो, कुछ भी कर रहे हो उन सब पे प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए रहने चाहिए। फिर उसकी टेस्टिंग, वो आ गया, आप उसको थॉरली बहुत डेप्थ में उसमें टेस्टिंग करो। डेटा कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रहा है, क्या माइनस क्या प्लस, बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्टिंग करते हैं ताकि कोई भी गलती ना। टेस्टिंग हो गई, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसको एक्चुअल लाइव ले आओ जैसा आपने सोचा। इंप्लीमेंट करने के बाद उसको मेंटेन, ये कोई भी एरर्स आ गई तो उसको ठीक करो। फिर सपोर्ट, थ्रू आउट दी लाइफ टाइम उसको सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, अपडेशन होते रहना चाहिए उसका। कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज, वर्जन में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको अपडेशन करोगे, जीएसटी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड लास्ट क्या था, ऑडिट। आप इंटरनल ऑडिट भी करवाओगे और एक्सटर्नल ऑडिट भी करवाओगे, ये देखने के लिए जैसा अपन ने सोचा था वैसा ही सब कुछ काम हो रहा है या नहीं। आप लोग मुझे बताइए क्या क्या स्टेप्स है, हाउ डज सीबीएस वर्क। सबसे पहले प्लानिंग, टोटल कितने स्टेप्स हैं उसके, 10 या 11 स्टेप्स हैं। वापस बोलो बच्चों, कौन से आप खुद बोलो। सारे स्टेप, पहला था प्लानिंग, फिर था अप्रूवल, फिर था सिलेक्शन, फिर था डिजाइन डेवलपमेंट और फिर था टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करके मेंटेन करना, सपोर्ट, अपडेशन एंड ये जो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, ये इसके स्टेप्स में नहीं आता। अलग से भी आपसे पूछ सकता है कि कस्टमर सीआईएफ क्या होता है, ये स्टेप्स नहीं है, ऐसे ही कोई अलग सा पॉइंट है। सीआईएफ, तो बच्चों आप लोगों का सीआरओ नंबर होता है। क्या होता है सीआरओ नंबर, एक नंबर हो गया आप लोगों का, जो आईसीएआई से आपको जोड़कर रखता है। अब आप सीए फाउंडेशन में थे तो भी आपके पास वही सीआरओ नंबर था, अगर आप इंटर में आ गए तो भी आपके पास वही सीआरओ नंबर है। अगर मुझे आपकी कोई भी डिटेल निकालनी है तो मैं किससे निकालूंगी, सीआरओ नंबर से। आपको मार्कशीट देखनी है तो सीआरओ नंबर से, आपको कुछ और भी देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हो, सीआरओ नंबर से। तो आपका यूनिक नंबर है, जिस नंबर से आप सब कुछ अपना कनेक्टेड फील करते हो, जिस नंबर से सब चीजें कनेक्टेड है, उस नंबर को, उस फाइल को कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल कहते हैं। यहाँ पे कस्टमर की आइडेंटिटी की डिटेल्स, उसकी फोटो, उसका एड्रेस, सब कुछ स्टोर होगा, प्लस एक यूनिक नंबर होगा। उस नंबर का नाम क्या है, सीआईएफ नंबर।
अब कस्टमर के बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन, और ये सब चीजें एक दूसरे से किससे लिंक्ड है? सीआईएफ से, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। करंट अकाउंट में भी सीआईएफ नंबर होगा, सेविंग में भी, लोन में भी। तो बैंक में जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो बैंक एक कस्टमर को देता है, उस आइडेंटिफिकेशन कोड का नाम क्या है? सीआईएफ, दैट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे सीपीएस के रिस्क, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड उसके और बैंकिंग सिस्टम। रिस्क बच्चे बहुत सारे होंगे क्योंकि बैंक का काम है, आने वाले रिस्क बहुत सारे होते हैं। कौन से रिस्क हैं? सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क, काम करते हुए काम में जो बाधाएं आ जाती है उसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ये प्रोजेक्टर, ये लाइट वाइट सब चली गई, काम में रुकावट बनी, इसे अपन कह देंगे ऑपरेशनल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, इंटरनेट बंद हो गया, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगी तो उसे करूंगी ऑपरेशनल रिस्क। काम करते हुए काम में जो बाधाएं आ जाती हैं उन्हें क्या कह देते हैं? ऑपरेशन। दो वर्ड्स लिख लो यही बुक में ऑपरेशनल रिस्क में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक, इंटरनेट बंद, एम्प्लॉइज स्ट्राइक। इलेक्ट्रिसिटी बंद, एम्प्लॉय स्ट्राइक एंड इंटरनेट बंद। क्या पढ़ेंगे अपन? ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस टू द बैंक। अब इसकी वजह से बैंक को डायरेक्ट लॉस भी हो जाएगा और इनडायरेक्ट लॉस भी हो जाएगा। अगर उसका काम ही टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा तो डायरेक्ट लॉस तो है ही, और इनडायरेक्ट उसका गुडविल और रेपुटेशन सब खराब हो रहा है तो इसके इनडायरेक्ट लॉस भी उसको भुगतना पड़ेगा। विच कुड बी एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, या पीपल खराब था या सिस्टम। रिस्क किस वजह से आ सकता है? काम में बाधाएं, या तो लोग अच्छे नहीं थे, सफिशिएंट थे, या फिर प्रोसेस अच्छा नहीं था, या फिर सिस्टम अच्छा नहीं था। आज अपना यहाँ का या तो सिस्टम अच्छा नहीं है, या काम करने का प्रोसेस तरीका अच्छा नहीं है, या फिर लोग खराब है, तो उस वजह से आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी बाधाएं आ सकती हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क किस वजह से अराइज हो सकता है? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट पीपल, प्रोसेस, या फिर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स जो लगा रखे हैं वो इतने अच्छे नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क में बिजनेस रिस्क और स्ट्रैटेजिक रिस्क नहीं आता है, इसके अलावा सारे रिस्क आ जाते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में दो रिस्क नहीं आते, बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क में कौन से रिस्क आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पीपल रिस्क। लोगों की वजह से भी रिस्क आ सकता है। अगर आपके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है तो वो रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बंदा ट्रेंड होगा तो आपके रिकॉर्ड्स को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ट्रेंड नहीं है तो रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकता हो सकता है। कोई अनऑथराइज बंदा उस चीज को एक्सेस कर ले तो उसके पीपल रिस्क क्रिएट हो सकता है, रिस्क। नेक्स्ट कौन सा रिस्क है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क arises because faulty reporting of important market development to the bank manager. ट्रांजेक्शन सही से प्रोसेस नहीं हो, उसकी वजह से रिपोर्ट्स गलत जनरेट हो गई। मतलब मेरा बैंक है एसबीआई बैंक, वो झुंझुनू में भी है और वो जयपुर में। मुझे अक्षर बातें नहीं, ये देखना था कि कहाँ पे सेल्स कम हो रही है ताकि उस वहां मुझे ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़े और मेरी सेल्स बढ़ सके। सपोज जयपुर में आपकी सेल्स, जयपुर भी और एक दिल्ली भी है, सपोज जयपुर में आपकी सेल्स सबसे कम हो रही, पर रिपोर्ट गलत जनरेट हो गई, उसने मुझे कह दिया कि दिल्ली में मेरी सेल्स सबसे कम हो रही। मैंने मेरा सारा खर्चा, सारी मेहनत, सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा दिया? दिल्ली पे लगा दिया, जबकि मुझे लगाना कहाँ चाहिए था? जयपुर पे लगाना चाहिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स गलत आ गई मार्केट डेवलपमेंट को लेकर, तो क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन को एंटर करने में कोई भी एरर हो गई थी, उस तो वो आपका रिस्क क्रिएट हो सकता। ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ था उसमें कुछ गलती हो गई थी, आ गई थी, उसकी वजह से रिपोर्ट गलत दे दी। उसको लिखना चाहिए था जयपुर और लिखकर क्या दे दिया उसने? दिल्ली का नाम दे दिया, उसमें एरर आ गई, इसीलिए तो मेरा सारी चीजें सब खराब हो जाएंगी।
तो रिपोर्ट्स गलत आ गई मार्केट डेवलपमेंट को लेकर तो आप इतना ये रिस्क आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बहुत बड़ा डर है। बैंक में जो इंफॉर्मेशन सिक्योर रहनी चाहिए comprises the impacts to an organization and stakeholders that could occur due to threats and vulnerabilities associated with operation and use of information in the environment in which those systems. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या कहता है कि आप जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज में लेते हैं उसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट्स बहुत सारी वनरेबिलिटीज आ सकती हैं। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम या तो अच्छा नहीं है या किसी हैकर ने हैक कर लिया या उसको अनऑथराइज बंदे ने एक्सेस कर लिया, तो उसकी वजह से थ्रेट्स वनरेबिलिटीज आ सकती हैं आपके बैंक के ऊपर। जो स्टेक होल्डर्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेटा ब्रीचेस कैन कॉस्ट अ बैंक इट्स। डेटा ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच में एक हो गया मतलब पर्सन ए ने उसके अकाउंट में थे 20,000 रुपए, अपने अकाउंट में 5,000 जमा करवा दिया। अब उसका बैलेंस कितना होना चाहिए था? 25,000। अब कुछ किसी ना किसी वजह से हो सकता है मैंने मेरा बैलेंस चेक किया और मुझे बैलेंस अभी कितना दिखा रहा है? 20,000। अब मैं कह रही हूँ भाई मैंने 5 जमा करा चुकी हूँ, वो लोग कहेंगे कि अभी टाइम लगेगा या डेटा बीच में कोई नॉइस आ गई, प्रॉब्लम आ गई। जैसे 5,000 अपडेट होने में आपको 1 घंटा लगेगी, हम नहीं मान सकते 5,000 आपने डाले थे या नहीं डाले थे। तो आपका अगर डेटा बीच में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो बैंक की रेपुटेशन, अब मुझे क्या लगता है ये बैंक अच्छे से काम नहीं करता, बैंक की रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, कस्टमर का समय बर्बाद हो सकता है, पैसे बर्बाद हो सकते हैं, प्लस उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका अकाउंट नंबर उसका पासवर्ड वो भी क्या हो सकता है यहाँ पे लीक आउट हो सकता है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन देखिए बातें बच्चों, आप चारों पांचों को हर्ष राघव और इधर से ये का नाम ग्रुप कंटिन्यू चल रहा है, कुछ हो गया या मेरे को वेट करना है थोड़ा सा और? हर्ष वेट करना है कि बेटा? कर लो बेटा अच्छे से बातें, हमसे भी कर लो। कौन सी बातें बाकी रह जाती हैं जो लंच ब्रेक में नहीं होती और ड्यूरिंग द क्लास ही वो बातें करनी जरूरी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी अगर वो बात अभी नहीं। मतलब कौन सी बातें चल रही थी बेटा? नहीं कर रहे? नीचे बैठ बैठ के जो हंसते हो ना तो सब दिखता है यहाँ से। और मैं पहली बार में नहीं टोकती हूँ, नहीं टोकती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देगा। आपका फ्लो, आप लोगों को तो वैसे ही मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, ठीक है? आपका फ्लो तो बने नहीं बने टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फ्लो खराब हो जाता है बच्चों। और ये चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। होगा क्या, अब हम पढ़ेंगे घर जाकर, कुछ ही समझ में नहीं आएगा, कुछ ही समझ में नहीं आएगा एक लाइन में, तो क्या होगा? मैडम कुछ ही नहीं आ रहा, आप लाइन टू लाइन वापस पढ़ा दो। और मैं अभी एक्चुअली लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही लाइन टू लाइन, हर चीज मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। और फिर होना यही है मैडम हमें कुछ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम क्लास में तो बातें कर रहे थे और अब आप हमें दोबारा से कोई लाइन टू लाइन वापस चीज खत्म। जिनको बातें करनी होती है देखो, बुरा मानना नहीं है, होती है भाई बातें, इंपॉर्टेंट बातें, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तो चलता रहेगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, के बिना कोई लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। अपने आप उठो, मेरे से बिना पूछे और बाहर चल जाओ, बातें कर लो जी भर के, जितनी करनी हो उतनी। मैं नहीं बुलाऊंगी क्लास में आज, जब लगे कोटा पूरा हो गया अब सुन लेना चाहिए क्लास में आकर, तब आ जाओ बैठ जाओ। और इस क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दिया करो, और मैं पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने दिया करो। मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट में आपको क्या इजीली समझ में आएगा और क्या नहीं आएगा, किस चीज पे मुझे आप लोगों के साथ ज्यादा मेहनत करनी है, और आप लोग करने ही नहीं देते मेहनत। अगर मैं आधी घंटा इन चीजों में बर्बाद करूंगी कि बातें मत करो, बातें करो, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये वो मैं पढ़ा पाऊंगी? नर्सरी एलकेजी के बच्चे हो क्या? मुझे टोकना पड़ता है, पढ़ो 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 पढ़ो। श्योर इनफ हो, पता है आप लोगों को कि आप लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना,
आप लोगों को पता है आपको अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में लेके जाना। हमारा काम सिर्फ गाइड करने का है। तो अपना कौन सा आ गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डेटा कोई भी ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई डेटा में, तो आपकी रेप्यूटेशन का नुकसान, कस्टमर का समय बर्बाद, उसका पैसा बर्बाद, प्लस आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो भी लीक आउट हो सकती है। ये डर हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट आपका कौन सा रिस्क है, लीगल रिस्क। लीगल रिस्क मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कस्टमर के साथ किया, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, मतलब आपने कस्टमर को कुछ कहा कि हम आपको इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दे देंगे, आप नहीं दे रहे, उस वजह से आपके कोई लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। कंप्लायंस रिस्क मतलब आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो आपको लीगल पेनल्टीज पे करनी पड़ रही है। आपको हेलमेट लगाने को बोला, आप हेलमेट नहीं लगा रहे तो 1500 रुपए का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, कंप्लायंस रिस्क। कि आपने अगर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टीज को जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे अपन ने कौन से रिस्क पढ़ लिए, ऑपरेशनल रिस्क। क्या था ऑपरेशनल रिस्क का मतलब, ऑपरेशनल रिस्क आएगा तो उसकी वजह से या तो आपको डायरेक्ट लॉस हो सकता है या इनडायरेक्ट लॉस भी आपको हो सकता है। किस वजह से ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है, बिकॉज पीपल अच्छे नहीं थे, प्रोसेस या सिस्टम अच्छा नहीं। ऑपरेशनल रिस्क में कौन से रिस्क आएंगे, पहला था पीपल रिस्क। पीपल रिस्क, लोग ही, लोगों की वजह से रिस्क की, कोई अनऑथराइज बंदे ने एक्सेस कर लिया या किसी ने अनऑथराइज बंदे ने उसको एक्सेस कर लिया या रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर दिया, वो बंदा ट्रेंड नहीं है तो उसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है। फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, ट्रांजेक्शन सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ तो गलत रिपोर्ट आ गई कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से अपन उसको कंप्यूट नहीं कर पाए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी फेस करना और स्टेक होल्डर्स को भी उसका फेस करना। अगर आपके डेटा में कोई भी ब्रीच हो जाता है तो आपकी बैंक की गुडविल को नुकसान, कस्टमर का समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का नुकसान। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। अगर आपका जो भी लीगल चीज होती है आपने उनको फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो लीगल रिस्क है। लास्ट क्या है आपका, कंप्लायंस रिस्क। आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आपको जो पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी उसे क्या कहते हैं, कंप्लायंस रिस्क है देते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क में कौन से अगर नाम नाम वापस वापस बोलो, पहला था वापस बोलो कौन सा ऑपरेशनल रिस्क है। नेक्स्ट अपन रिस्क जो पढ़ेंगे सीपीएस का, फर्स्ट रिस्क आप पढ़ चुके हो ऑपरेशन। नेक्स्ट रिस्क आप पढ़ रहे हो क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होता ही नहीं होता, लोन दे दिया वो कभी रिकवरी नहीं हुआ किसी भी तरीके से, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो गई कोई चीज, तो रिस्क बैंक को हमेशा बना हुआ रहता है। इस तरीके के रिस्क को अपन क्या कह देते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ब्रैकेट में लिखते एनपीए नॉन परफॉर्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इट इज द रिस्क दैट एन असेट और लोन बिकम इरिकवरेबल, या तो लोन आपको कभी रिकवरी नहीं हो पा रहा इन केस ऑफ आउटराइट डिफॉल्ट। आउटराइट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। आउटराइट डिफॉल्ट का मतलब लिखो, तो एक लाइन, नॉट डू समथिंग, नॉट डू समथिंग दैट यू शुड डू बाय लॉ, नॉट डू समथिंग दैट शुड डू बाय लॉ। तो आपको लॉ के अंडर करना चाहिए था, अगर आप वो नहीं कर रहे तो उसे क्या कह देते हैं, आउटराइट रिस्क कह देते हैं। और द रिस्क ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड डिले इन सर्विसिंग ऑफ द लोन, कि लोन का पैसा बहुत ज्यादा डिले हो गया, वो आपके मिल ही नहीं रहा, तो ये सारे आपके कौन से रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क। नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द लेंडिंग बैंक्स, कांस्टेंट डिफॉल्ट्स एक्सेट्रा रिजल्ट इन, आपके एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है।
इसीलिए बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स एंड बोरोवर जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो रिस्क होता है उसका नाम क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब लिखो एक लाइन के अंदर, इज द लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी, is the likelihood or probability that one of those involved, that one of those involved in a transaction might default, was involved in a transaction might default on its contractual obligation, might default on its contractual, मतलब क्या कह रही है ये लाइन कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व है, उनमें से एक पार्टी ने करना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया, तो उस तरीके के रिस्क को क्या कह देते हैं अपन, काउंटर पार्टी रिस्क कह देते हैं। क्या है क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क मतलब कई बार एसेट्स और लोन जो है वो इरिकवरेबल हो जाती है इन केस ऑफ आउटराइट डिफॉल्ट। आउटराइट डिफॉल्ट का मतलब क्या था बच्चों, तो आपको करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया, उसकी वजह से कई बार जो लोन्स है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और दो दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उनमें से एक पार्टी अपना काम नहीं कर रही, कौन सा रिस्क क्रिएट हो जाता है, काउंटर पार्टी रिस्क, और इसे ही क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब फॉरेन एक्सचेंज की रेट्स ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क कह देते हैं। शेयर मार्केट की ऊपर नीचे हो गया तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क refers to the risk of losses in banks trading book due to changes in equity prices, शेयर्स की प्राइसेस चेंज हो गई, आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, क्रेडिट स्प्रेड्स, फॉरेन एक्सचेंज की रेट चेंज हो गई, इसकी ये सब चेंज होने की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है, जो बैंक को लोन लॉस होता है, लॉस को क्या कह देते हैं अपन, मार्केट रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक की शेयर प्राइसेस कम हो गई, लॉस इनकर्ड इन मेजर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, तो आपका बैंक का कौन सा रिस्क क्रिएट हो जाता है, मार्केट रिस्क। तो उस मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक को बहुत सारे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स काम में लेने चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट रेट और ये सब चार्ज करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट रिस्क को कम बेयर करना। क्या है मार्केट रिस्क, मतलब बैंक को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इक्विटी, इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इनमें कुछ भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अगर बैंक को नुकसान हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क कह देते हैं। कि बैंक की शेयर की प्राइसेस कम हो गई, इक्विटी में लॉस हो गया, उसको मैनेज कैसे करेगा बैंक, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स काम में लेकर बैंक उसको मैनेज करे। नेक्स्ट रिस्क कौन सा है, स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक मतलब जो टॉप लेवल होता है, स्ट्रैटेजिक रिस्क को क्या बोला जाता है, बिजनेस रिस्क भी बोला जाता है। This refers to as a risk as the risk that earnings decline due to changing business environment. कॉम्पिटिटर्स आ गए, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, आसपास का एनवायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से अगर बैंक को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसे स्ट्रैटेजिक या बिजनेस रिस्क कहते हैं। कि आपके नए कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, या फिर कस्टमर ने अब डिमांड कुछ और करने की शुरू कर दिया, उसकी वजह से बैंक को जो रिस्क लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्क या फिर बिजनेस रिस्क कहते हैं। अभी तक बच्चों अपन ने कौन से रिस्क पढ़े, सबसे पहले पढ़ा ऑपरेशनल, क्या था, जो भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है, किस वजह से क्रिएट हो रहा था, या तो लोग अच्छे नहीं, या प्रोसेस अच्छा नहीं, या फिर सिस्टम अच्छा नहीं। ऑपरेशनल रिस्क में पहला था पीपल रिस्क, या तो अनऑथराइज बंदे ने एक्सेस कर लिया, या उसको टैंपर कर लिया, या फिर वो ट्रेंड नहीं है, उसकी वजह से रिस्क। नेक्स्ट था ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन में गलती हो गई, उसकी वजह से गलत रिपोर्ट मिली मार्केट डेवलपमेंट की, तो मेरा काम गलत हो गया। नेक्स्ट क्या था, सिक्योरिटी रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ सकता है और स्टेक होल्डर्स पे भी पड़ सकता है। डेटा ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया, कुछ भी हैपनिंग हो गई, डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई,
बैंक की रेपुटेशन का नुकसान, कस्टमर का पैसा, समय, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का नुकसान। नेक्स्ट क्या था? लीगल रिस्क, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया तो वो लीगल रिस्क आपका क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्या था? कंप्लायंस रिस्क, आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो आपको पेनल्टीज, फाइन्स पे करने पड़ेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? कंप्लायंस रिस्क कह देते हैं। नेक्स्ट रिस्क कौन सा है? क्रेडिट रिस्क, एसेट्स और लोन्स इरिकवरेबल हो गया बिकॉज ऑफ द आउटराइट डिफॉल्ट, या इसको काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी जो है वो अपना काम नहीं कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। नेक्स्ट रिस्क क्या था? मार्केट रिस्क, बैंक को लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इक्विटी में चेंज आ गया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स या इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, वो कम ज्यादा हो गई। तो मैनेज कैसे करोगे? स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक से उसको मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट कौन सा रिस्क है? स्ट्रैटेजिक रिस्क, बैंक को नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस या कस्टमर उसके नए चीजों की डिमांड करने लग गए, तो उसे क्या कह देते हैं? स्ट्रैटेजिक रिस्क या फिर बिजनेस रिस्क। चार रिस्क समझ में है? ऑपरेशनल, क्रेडिट, मार्केट, स्ट्रैटेजी। लास्ट जो रिस्क है दैट इज आईटी रिस्क। देखो बच्चों, सीएस कोर बैंकिंग से सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क को बहुत डिटेल में समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये आईटी रिस्क मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क जो है वो बहुत डेप्थ में आपको बताए गए हैं। ये सिर्फ आईटी रिस्क भी आपसे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है वो सीरियस रिस्क के अंदर ही है। ये अपने आप में ही ये पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा टॉपिक। तो आईटी रिस्क मतलब बैंक को क्या क्या टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क क्या क्या फेस करने पर, जब सब काम ऑटोमेटेड हो गए, आप सारा चीजें ऑटोमेटेड हो गई, डेटा सेंटर्स, कस्टमर्स मैनेजमेंट, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हमारा डेटा सेंटर पे डिपेंड करता है। बैंक का जितना काम है सब उसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी का सारा डेटा कहाँ पड़ा है? डेटा सेंटर्स पे। आईटी रिस्क आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस आ गया, आपका डेटा लॉस हो गया, या फिर आपके किसी डेटा की थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, या फिर आपको किसी ने हैक कर लिया आपकी बैंक की वेबसाइट, ये सारे रिस्क आपको वो फेस करके। कॉमन आईटी रिलेटेड रिस्क क्या क्या है? सबसे पहला है ओनरशिप ऑफ द डेटा। कौन ओनर है? अगर नेट बैंकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो आईसीआईसीआई बैंक जिम्मेदार है या इन्फोसिस कंपनी जिम्मेदार है जिन्होंने उनको नेट बैंकिंग का वेबसाइट बनाकर दिया? कौन जिम्मेदार है? कि ओनरशिप बहुत क्लियरली अकाउंटेबल होनी चाहिए, कि अगर इस चीज में प्रॉब्लम आई तो आपका इन्फोसिस कंपनी देखेगी, और अगर फ्रंट एंड में कोई प्रॉब्लम आई तो आईसीआईसीआई बैंक खुद अपना हैंडल कर लेगा। आप लोग एक लाइन लिख लो इसके अंदर, ओनरशिप के अंदर, एटीएम या नेट बैंकिंग खराब, एटीएम या नेट बैंकिंग खराब तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। नेट बैंकिंग खराब तो आईसीआईसीआई बैंक तो क्या कह रहा है कि भाई हम थोड़ा जिम्मेदार है, इन्फोसिस कंपनी जिम्मेदार है। इन्फोसिस कह रहा है अरे ये काम तो आपका, ये काम हमारा नहीं, हम आपको दे चुके, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि उस चीज को ठीक कौन करेगा। तो डेटा रिसाइड्स एट द डेटा सेंटर, डेटा कहाँ रहता है? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर समझ रहे हैं बच्चे क्या होता है? डेटाबेस जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा है उसे डेटा सेंटर। तो क्लियर ओनरशिप होनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जा सके और अनवांटेड चेंजेस नहीं हो, कोई भी अनऑथराइज बंदा ना तो चेंज कर पाए, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी। अगर ये खराब हुआ तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये खराब हुआ तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है ओनरशिप ऑफ दी। नेक्स्ट क्या है? ऑथराइजेशन प्रोसेस एंड ऑथेंटिकेशन। इन दोनों का मिलाकर मैं बुक में दो तीन लाइनें लिखवा रही हूँ, दो लाइनें लिखवा रही हूँ, इन दोनों को मिलाकर एक साथ। फर्स्ट लाइन लिखो, पासवर्ड पूछा ही नहीं, पासवर्ड पूछा ही नहीं,
कह देंगे ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड पूछा ही नहीं उसे कह देंगे ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट लाइन लिखो, पासवर्ड पूछा पर रॉन्ग पासवर्ड ही एक्सेप्ट हो गया। पासवर्ड पूछा पर रॉन्ग पासवर्ड ही एक्सेप्ट हो गया, इसे कहेंगे ऑथराइजेशन। देखो बच्चों, सीबीएस है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो कोई भी कस्टमर कहीं से भी किसी भी टाइम पे उस बैंक के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, बैंक में काम कर सकता है। अगर सीबीएस सॉफ्टवेयर में प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं लगे मतलब मैंने मेरा आईडी डाला और डायरेक्टली उसने मुझे लॉगिन कर दिया बिना पासवर्ड पूछे, तो ये चीज गलत होगी, इससे आपके रिस्क बढ़ेगा, आपको एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, ऑथेंटिकेशन। पर कई लोग क्या करते हैं, कई बार वेबसाइट पासवर्ड तो पूछ लेंगी पर उस पासवर्ड को उन्होंने मैच ही नहीं किया कि सही डाला गलत, बिना मैच के उसने आगे मुझे फॉरवर्ड कर दिया, तो वहां भी एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर मतलब पासवर्ड ही नहीं पूछा। यूजर नेम, पासवर्ड्स, पिन नंबर, ओटीपी आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑथेंटिकेशन methods. These may be inadequate and hence the user entering the transaction may not be determinable and traceable. ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि उसका नाम, उसका पासवर्ड, उसका पिन नंबर क्या है, उसका ओटीपी क्या है। कई बार आपने जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपने सफिशिएंट मतलब आपने गलत पासवर्ड या पासवर्ड ही नहीं डाला, आपने आप ऐसा कर रहे हो तो आप कभी भी उस यूजर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते कि किसने उस बैंक की वेबसाइट को ओपन कहां से किया। ऑथराइजेशन की गलत पासवर्ड भी एक्सेप्ट हो गया। एनीबडी, कोई भी सीबीएस को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कस्टमर भी एक्सेस डेटा को डायरेक्टली कर सकता है। ऑथराइजेशन कहाँ गया, अगर कस्टमर, तो सिस्टम अगर रॉबस्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, तो अनऑथराइज बंदा भी उसको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। अगर रॉन्ग पासवर्ड भी एक्सेप्ट हो रहा है, अनऑथराइज बंदा भी क्या कर लेगा, सिस्टम को एक्सेस। ऑथेंटिकेशन में क्या आया बच्चों, पासवर्ड, पिन नंबर, ओटीपी, ये बहुत जरूरी है। अगर यही इनएडिक्वेट में है तो आप कभी भी किसी कस्टमर को ट्रेस नहीं कर सकते कहां से आपको एक्सेस। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है। अगर गलत पासवर्ड भी एक्सेप्ट हो गया तो अनऑथराइज बंदा उस सिस्टम एक्सेस कर सकता है। समझ में, आईटी रिस्क में हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला रिस्क क्या पढ़ा आईटी में, ओनरशिप ऑफ द एसेट। तो ओनरशिप में अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि अनऑथराइज बंदा कोई काम ना कर सके, चेंजेस ना हो सके। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी, पासवर्ड, ये सब ओटीपी सब बहुत जरूरी है। अगर ये इनएडिक्वेट है तो उसको ट्रेस करना मुश्किल। ऑथराइजेशन मतलब कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है, तो अगर आपका ये कंट्रोल प्रॉपर नहीं लगे हुए तो अनऑथराइज बंदा भी उसको चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेट। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, बैंक है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को आपको अगर ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आप कर सकते हो एसबीआई में। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ब्रांच में जाकर कुछ लेना जमा करवाना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको एटीएम से कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है तो आप कर सकते हो। इतने सारे इंटरफेसेस हैं। अब ऑनलाइन के लिए भी आपके पास कंप्यूटर है कि आपके पास लैपटॉप, लैपटॉप भी आपके पास हजार तरीके के कस्टमर्स के पास हो सकता है, किसी के पास लिनोवो का, किसी के पास एचपी का, किसी के पास डेल का, किसी के पास कुछ का। मोबाइल किसी के पास सैमसंग का, किसी के पास आईफोन, सैमसंग में भी पता नहीं कितनी वैरायटी आती है, किसी के पास रेडमी का, पता नहीं कितने फोन। इतने सारे इंटरफेसेस, इंटरफेस मतलब इतनी सारी स्क्रीन, जितने सारे मीडियम्स के थ्रू आप बैंक के सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे उनको मैनेज करना, उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क।
डेटा सेंटर्स के बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं, 75 टू 100 इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो डेटा का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर सप्लीमेंट्स होने चाहिए। एक जगह से पावर नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से वो पावर चलता रहेगा। एंड अनइंटरप्टेबल पावर, यूपीएस लगे हुए होने चाहिए कि लाइट चली गई तो भी बैंकिंग का काम चल रहा है। ये नहीं कि मेरे यहाँ से तो माइनस हो गया और बैंक में वो, मेरे यहाँ से माइनस और बैंक में उसके अकाउंट में वो प्लस ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लाइट चली गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे इन्वर्टर इंटरफेसेस हैं, बैकअप जनरेटर्स होने चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी गलती हो गई, आपका डेटा तो हो सकता है। बच्चे सही लिख पाए? एडिक्वेट का मतलब रॉन्ग नहीं बोला इसने, का इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है, मतलब हम इनमें से कुछ भी नहीं डाल रहे, डाल ही नहीं है, पासवर्ड डाला ही नहीं है आपने। हाँ, तो यूजर एंट्रिंग द ट्रांजेक्शन में नॉट बी डिटरमाइनेबल और ट्रेसेबल। यूजर ने ट्रांजेक्शन एंटर कर दिया, मैंने पासवर्ड डाला, मैंने आईडी डाला, डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट मैंने ओपन कर दिया और मेरे 10 लाख रुपए निकाल लिए। अब मुझे कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि आईडी, एक सेम आईडी तो मल्टीपल लोगों की हो सकती है, बट सेम पासवर्ड कभी भी नहीं होते, उनका कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता। तो मैं ट्रेस ही कोई नहीं कर पाएगा उसको कि कौन सा यूजर था। आईडी 1 2 3 मेरी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, तो आप कैसे ट्रेस करोगे कि किस यूजर ने उसको एक्सेस किया? और ऑथराइजेशन में कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ऑथराइजेशन कहाँ है? ऑथराइजेशन मतलब मैच करो, आईडी पासवर्ड से मैच करो। अगर प्रोसेस आपका रोबस्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अनऑथराइज बंदा भी एक्सेस कर पा रहा है। अनऑथराइज बंदा का मतलब, अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो अनऑथराइज है, वो भी आपके सिस्टम को आराम से एक्सेस कर। ऐसे बच्चे, इन दोनों का मतलब इंटरकनेक्टेड होता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब यही होता है, आईडी पासवर्ड को मैच करना और उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक करना। बट यहाँ क्योंकि उसने दो अलग पॉइंट्स लिख दिए, इसलिए उसको अपन को समझने के लिए मैंने ये चीजें लिखवा दी कि पहले में तो उसने पूछा ही नहीं और दूसरे में उसने गलत चीज को भी एक्सेप्ट कर ली। हाँ, वेरिफिकेशन दोनों को मिलाकर वेरिफिकेशन चेक किया जाता है कि वो कस्टमर सही है या नहीं है। आपने तो आईडी पासवर्ड डाला है, वो मैच होगा तो आप ऑथराइज बंदे हो, अदरवाइज आप ऑथराइज बंदे नहीं है। उल्टा कहा, मेरे को क्यों नहीं लगाया? कह रहे हो यूजर एंटरिंग द ट्रांजेक्शन में नॉट बी डिटरमिनेबल और ट्रेसेबल। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो? आईडी पासवर्ड? आप ट्रांजेक्शन का मतलब आईडी पासवर्ड समझ रहे हो क्या? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। आईडी और पासवर्ड समझ रहे हो क्या? वो ही गलत समझ रहे हो, मैं यही पूछना। हाँ, ट्रांजेक्शन का मतलब आईडी पासवर्ड नहीं कह रहा वो। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या कह रहा है? मैंने बैंक में 50,000 रुपए, मैंने आईडी डाली 1 2 3, मैं एसबीआई बैंक में लॉगिन हो गई। अब मैंने 50,000 रुपए माइनस कर दिए। मैं कोई थी हैकर, ठीक है, अनऑथराइज बंदी थी मैं। अब आप क्या मुझे कभी भी ट्रेस कर सकते हो मैं कौन सी वाली 120 कौन सी वाली मैं यूजर थी? यूजर आईडी तो बहुत सारे लोगों के सेम हो सकते, पर यूजर आईडी और जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होता है वो कभी भी किसी का भी सेम नहीं होता। यहाँ पे तो आपने सिर्फ आईडी डाला ना, और ये ट्रांजेक्शन, ये जो ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन, ये 50,000 को डिनोट, ट्रांजेक्शन डिटरमाइन, ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कहां से हुआ, किसने किया, क्यों किया। मैं उस यूजर को ट्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि उसका मैंने पासवर्ड पूछा ही नहीं, उस पासवर्ड पूछ तो कॉम्बिनेशन मैच कर पाती, ये कहना चाहता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कहना चाहता है, अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 वाले बदले में, एक बंदा था XYZ, उसका पासवर्ड था 1 2 3,
XYZ ने पासवर्ड डाल दिया 456। कंप्यूटर को तो ये पता है सिर्फ 3 डिजिट का पासवर्ड है, वो चाहे कुछ भी डालो। अगर कंप्यूटर ने इसको एक्सेस करने की परमिशन दे दी 456 को भी कि ठीक है जाओ और आप एक्सेस कर लो, अब आपने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो क्या आप ऑथराइज बंदे थे या अनऑथराइज बंदे थे? ऑथराइज बंदे थे या अनऑथराइज थे? अनऑथराइज बंदे थे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपका सिस्टम रोबस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कोई अनऑथराइज बंदा भी आपकी कस्टमर की एक्सेस कर पा। क्लियर हो रहा है बच्चे? क्या अभी भी डाउट हो? थोड़ा सा क्लियर कर। जैसे अपन जो पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सिनोनिम्स के जैसे काम में लूंगी, एक ही जगह पे काम में लूंगी। इन दोनों का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि आप आईडी पासवर्ड डालो और उसको मैच करो, वो सही मैच हो गया तो यूजर ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज बंदा है, अदरवाइज यूजर ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज बंदा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना दिए, तो उनको लर्न करने के लिए अपन इस तरीके से ऐसा लर्न कर सकते हैं। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क, एक सर्वर, उसके लिए उससे इंटरेक्ट करने वाले इतने सारे इंटरफेसेस, उन पे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आपके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आप कौन? एसबीआई बैंक का सर्वर जहां पे है, वहां पे पावर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। सप्लीमेंट पावर स्टेशन होने चाहिए कि एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो दूसरी जगह से आ जाएगी। आपके पास जनरेटर्स होने चाहिए, यूपीएस होने चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए आपके पास, ताकि रियल टाइम पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपका बहुत सारा डेटा का लॉस हो सकता है। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के लिए आप इस तरीके का कुछ बना लो ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है, किस चीज को। ऑनलाइन बैंकिंग में आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से बैंकिंग कर सकते हो। लैपटॉप में भी इतने सारे वैरायटीज होते हैं आपके पास। आपके पास डेल का है, आपके पास एचपी का है, आपके पास लिनोवो का है, आपके पास एप्पल का है। अब डेल में भी इतने सारे वर्जन होंगे तो कितने सारे इंटरफेसेस एक ही सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वहां कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बन गया? Hello. Maintaining the interfacing software and ensuring optimum response time and uptime can be challenging. Response time maintain करना, सारे लोग एक साथ उस सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं। अगर बैंक का सर्वर बोल दे कि अभी हमारा सर्वर डाउन है, हम आपको सर्विस नहीं दे सकते, मतलब वो प्रॉपर्ली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इतने सारे इंटरफेसेस, इतने सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करना, ये बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है कि सबको टाइम पे रिस्पॉन्ड करना, यूजर आइडेंटिटी मैनेज करना। तो आपकी जो आईसीएआई की जो वेबसाइट है, आईसीएआई का जो डेटाबेस है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है। सेंट्रलाइज मतलब सबका डेटा एक जगह। अब उसी डेटाबेस को आप एज अ स्टूडेंट आप भी उसी डेटाबेस को आईसीआई का प्रेसिडेंट भी एक्सेस कर सकता है, उसी डेटाबेस को आईसीआई के जो मेंबर्स होते हैं वो भी। सबके पास सेम एक्सेस राइट्स होते हैं, सबके पास सेम परमिशंस होती है, क्या सब लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। स्टूडेंट सिर्फ अपने काम का डेटा एक्सेस कर सकता है, प्रेसिडेंट अपने काम का, और मेंबर कौन? यूजर। अब सब लोग सेम डेटाबेस को और कहीं से भी बैठकर एक्सेस कर रहे हैं। कौन है यूजर? स्टूडेंट है या प्रेसिडेंट है या मेंबर है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस राइट दे जाएंगे। उसकी आइडेंटिटी को मैनेज करना, ये भी बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज का काम होता है, ये भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बैंक में 5000 से ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं, सब लोग एक साथ सीबीएस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कौन कस्टमर है, कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉय है, कौन स्टाफ है,
अकॉर्डिंग उसको एक्सेस राइट्स की परमिशन देना, ये सब चीजों को मैनेज करना, ये बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज का काम आया समझ में। यूजर आइडेंटिटी की नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब किसको कौन से एक्सेस राइट्स देने हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ मार्कशीट को रीड करने की परमिशन दी जाएगी। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप मार्कशीट को रीड भी कर सकते हो और राइट। अब यहां तो मैंने सिर्फ दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, स्टूडेंट और प्रेसिडेंट। यहाँ स्टूडेंट के पास परमिशन है सिर्फ रीड की और इसके पास परमिशन है रीड प्लस मार्कशीट। अगर बच्चों ये एक्सेस राइट्स देने में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, स्टूडेंट के पास रीड के साथ राइट का ऑप्शन भी आ गया, तो मजा आ जाएगा। सब बच्चे पास और अच्छे नंबरों से पास। और इसके पास सिर्फ रीड की परमिशन चली गई, थोड़ी सी इतनी सी गलती हो गई मेरे से, इसके पास तो रीड की चली गई और स्टूडेंट अपने पास तो रीड राइट आ गई। मैडम ऐसी गलतियां होती रहे, मजा आ जाएगा, फिर तो अपन सब पास हैं बिना एग्जाम दिए बिना पढ़े लिखे। तो पेपर्स पहले से ही देख लेंगे सारे क्या है, सब चेंजेस कर देंगे, अपने वाले क्वेश्चन काट देंगे। ऐसा हो गया तो बच्चों ये चीज सही है या गलत? चलो आईसीआई को बताना पड़ेगा। बैंक होता है, बैंक में जो कस्टमर होता है उसको सिर्फ परमिशन होती है कि आप खुद के अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो, खुद के अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हो। बैंक में मैनेजर होता है, वो सारे कस्टमर का बैलेंस देख भी सकता है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना हो तो वो कर सकता है। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो कस्टमर खुद दूसरों के अकाउंट में पैसा अपने मन से चेंजेस कर पा रहा है, ये चीज गलत हो जाएगी। तो एक्सेस कंट्रोल किसको कौन से एक्सेस राइट्स देने हैं ये बहुत केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन और मॉनिटर करना एक्सेस कंट्रोल ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बैंक में सारी तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, बैंक में स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। मतलब एक्सेस कंट्रोल हाउएवर डज वेरी बिटवीन द ब्रांच नेटवर्क्स एंड द हेड ऑफिस। एक्सेस कंट्रोल जो आप कह रहे हो कि अगर आप कस्टमर हो तो आप ये काम कर सकते हो, मैनेजर हो तो ये कर सकते हो, और आप सीनियर मैनेजर हो तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत केयरफुली डिजाइन करो, उनमें गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ब्रांच और हेड ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल अलग अलग हो सकते हैं। एसबीआई जो ब्रांच है झुंझुनू में, वहां तो मुझे परमिशन है रीड प्लस राइट की। पर यही एसबीआई का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे, मुंबई में, तो वहां मुझे सिर्फ किसकी परमिशन है? तो एक ही बंदे की ब्रांच में अलग एक्सेस राइट्स हो सकते हैं और हेड ऑफिस में उसके अलग एक्सेस कंट्रोल्स एक्सेस राइट्स हो सकते। चलो यहां तक रिवाइज करते हैं, पहले आईटी रिस्क, फिर अपन आगे बढ़ते। आईटी रिस्क क्या था? सबसे पहले ओनरशिप ऑफ द डेटा, तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन ओनर है, नहीं तो अनऑथराइज बंदा उसमें चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या था? ऑथराइजेशन प्रोसेस। ऑथराइजेशन प्रोसेस का मतलब कोई भी कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। अगर सिस्टम रोबस्ट नहीं है तो अनऑथराइज बंदा भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले। नेक्स्ट क्या था? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए क्या जरूरी है? ओटीपी, पासवर्ड्स, ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर आपने ये सब चीजें इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा? उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बंदे ने वो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या था? सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस टू इंटरैक्ट, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क। सारे इंटरफेसेस हैं तो मैनेज करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, सप्लीमेंट पावर, बैकअप जनरेटर्स, ये सब होना चाहिए। अगर इनमें कुछ भी नुकसान हो गया तो डेटा का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? रिस्पॉन्स टाइम। इतने सारे इंटरफेसेस, उनको रिस्पॉन्ड करना टाइम पे, ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इतने सारे यूजर्स हैं, कौन कस्टमर है, कौन मैनेजर है, कौन प्रेसिडेंट है, उसको मैनेज करना मुश्किल है बैंक के लिए। एक्सेस कंट्रोल, उनको डिजाइन मॉनिटर बहुत केयरफुली किया जाता है। बहुत बैंक में हर तरीके का रिस्क होता है, तो आपके एक्सेस राइट्स ब्रांच में अलग हो सकते हैं और हेड ऑफिस में अलग हो सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका इसके अंदर दैट इज इंसिडेंट हैंडलिंग। Incident handling procedures are used to address and manage the aftermath of a security breach or cyber attack. आफ्टर में मतलब आपने सिक्योरिटी लगाई थी ताकि वो इंसिडेंट ना हो, कुछ भी अटैक ना हो। तो लगाने के बाद वो सिक्योरिटी ब्रेक हो गई, मतलब आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया के बाद भी चोर अगर आपके अंदर घुस गए, आपके घर के अंदर घुस गए, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करने के बाद वो ब्रीच करने के बाद फिर जो इंसिडेंट हुआ, चोर ने चोरी की, वो हैंडल कैसे किया जाएगा, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड प्रोसीजर में नहीं बताया। तो these may be these may not be adequate considering the need for the real time risk management। हो सकता है आपके जो इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर तो इतने सफिशिएंट नहीं है, सिक्योरिटी ब्रेक होने के बाद जो इंसिडेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोसीजर्स है, हो सकता है बैंक के पास वो इतने सफिशिएंट प्रोसीजर्स ना हो। लास्ट इसके अंदर क्या है, चेंज मैनेजमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि इसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि चेंजेस आसानी से हो जाए, तो उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, चेंज मैनेजमेंट। अगर चेंज मैनेजमेंट है तो जो नया सिस्टम आ रहा है या पुराने सिस्टम को जो रिजेक्ट करते थे यूजर्स, ये सारे रिस्क आपके कम हो गए। हाउएवर एट द सेम टाइम आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेवल पे, डेटा लेवल पे, डेटाबेस पे। अगर आप एक जगह चेंज करते हो तो आपको हर जगह जाकर चेंजेस करना पड़ेगा, इन सबको चेंज को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चेंज मैनेजमेंट है तो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना तो आसान है, बट इतने सारी जगह चेंजेस को मेंटेन करना वो बैंक के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रिस्क काम हो। कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लेवल, डेटाबेस लेवल, डेटा लेवल, हर जगह जाकर आपको चेंजेस करने पड़े। तो बच्चों ये अपन ने क्या पढ़ लिए, सीबीएस के रिस्क पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े, शुरू से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रिस्क था ऑपरेशनल रिस्क। क्या था ऑपरेशनल रिस्क, लॉस हो रहा है तो लोग खराब या फिर प्रोसेस खराब या सिस्टम खराब। सबसे पहला रिस्क था पीपल रिस्क, या तो लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है या फिर वो छेड़छाड़ कर देते हैं डेटा के साथ, या अनऑथराइज बंदे ने एक्सेस ट्रेनिंग नहीं है, एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट क्या था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। ट्रांजैक्शन में कोई गलती है, उसकी वजह से रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हुई, मार्केट डेवलपमेंट की रिपोर्ट एरर आ गई। नेक्स्ट क्या था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को भी पड़ेगा। अगर डेटा ब्रेक हो गया तो बैंक की रेपुटेशन का नुकसान, कस्टमर का टाइम, पैसा और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का नुकसान। नेक्स्ट क्या था, लीगल रिस्क, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया तो लीगल रिस्क। नेक्स्ट क्या था, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो फाइन और पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिस्क कौन सा था, क्रेडिट रिस्क। कई बार असेट्स और लोन इरिकवरेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ द आउटराइट डिफॉल्ट, और इसी रिस्क को क्या बोला जाता है, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो अब अपना काम नहीं कर रही है तो उसे काउंटर पार्टी रिस्क है। नेक्स्ट क्या था, रिस्क, आपको नुकसान हो रहा है बिकॉज बैंक की इक्विटी कम, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में कुछ भी चेंजेस हो गया, तो उसको आप हैंडल कैसे करोगे, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल प्रोसीजर से हैंडल करोगे। नेक्स्ट रिस्क कौन सा था, स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या बोलता है कि नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट चेंज हो गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, इसे बिजनेस रिस्क भी बोला जाता है। नेक्स्ट रिस्क कौन सा हो गया, आईटी रिस्क। इसमें पहला कौन सा था, ओनरशिप ऑफ द डेटा, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट क्या था, ऑथराइजेशन रिस्क। ऑथराइजेशन रिस्क, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है, ऑथराइजेशन नहीं हुआ, सिस्टम रोबस्ट नहीं है तो अनऑथराइज बंदा भी उसको एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट क्या था, ऑथेंटिकेशन रिस्क। अगर आपने या तो आईडी नहीं डाला है, पासवर्ड या ओटीपी नहीं डाला आपने, तो इनएडिक्वेट है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिस्क क्या था, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। इतने सारे इंटरफेसेस उस सर्वर से इंटरेक्ट करें तो उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पावर सिस्टम अच्छा, डुप्लीकेट पावर सिस्टम होना चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए, यूपीएस होने चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए। अगर यहाँ गलती तो डेटा में बहुत सारा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, इतने सारे इंटरफेस उनको ऑप्टिमम टाइम पे रिस्पॉन्ड करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
फिर यूजर की आइडेंटिटी, कौन कस्टमर है, कौन प्रेसिडेंट, कौन मेंबर, उसको मेंटेन करना मुश्किल क्योंकि इतने सारे यूजर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था, एक्सेस कंट्रोल को डिजाइन मॉनिटर करो बहुत सोच समझ कर, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतने एक्सेस राइट्स दो। और क्या था इसके अंदर, इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर। इंसिडेंट क्या होता है कि सिक्योरिटी लगा दी, वो ब्रेक हो गई, उसके बाद जो अगर होता है उसे इंसिडेंट कहते हैं। कई बार वो जो प्रोसीजर्स है वो इतने सफिशिएंट नहीं होते। लास्ट क्या था, चेंज मैनेजमेंट। अगर आपके पास चेंज मैनेजमेंट तो चेंजेस इंट्रोड्यूस करना तो आसान, बट आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेवल, डेटा लेवल और डेटाबेस लेवल, तीन जगह जाकर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। आज यहीं तक का पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ तक आप लोग कल लर्न कर कर आएंगे, मैं सुनूंगी और फिर अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे।